वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 16 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उसका इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं होगा तो उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पेड़ों का, ठीक है, जंगल का। अब जंगल से इंसान क्या लेता है, जनरली जैसे लकड़ी लेता है, ठीक है। लकड़ी इंसान के बहुत काम आती है। तो अगर इंसान लकड़ी को बहुत ज्यादा लेने लगे जंगल से, मतलब बहुत ज्यादा पेड़ों को काटने लगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर। अब देखो, डिग्रेडेशन जो है नेचुरल रिसोर्स का वो दो तरीके से हो सकता है। नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स बट ऑल्सो बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस। तो पॉल्यूशन की वजह से तो डिग्रेडेशन हो ही सकता है नेचुरल रिसोर्स का। दूसरा किससे हो सकता है, इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस, ठीक है। सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन के बारे में आप पढ़ते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये जमीन है, इसके ऊपर क्या होती है ना, टॉप फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। टॉप जो एक होती है सॉइल जिसे बोलते हैं फर्टाइल सॉइल। तो ये फर्टाइल सॉइल क्या करता है, खेती को सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पे जो आप कुछ भी उगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से उगेगा। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये सॉइल है जो वो फर्टाइल है, ठीक है, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। अब सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि ये जो टॉप फर्टाइल सॉइल है ना, यहाँ से हट जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे खेती करने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि पहले एक प्रॉपर जमीन थी जिस पे खेती होती थी, बट अब वहां पे क्या हो गया, जो फर्टिलिटी है वो खत्म होनी शुरू हो गई और वो फाइनली कन्वर्ट हो गया डेजर्ट में, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं उग सकता। तो ऐसा कैसे होता है, देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक सेंचुरीज। अब ये जो फर्टाइल टॉप सॉइल है ना, इसको बनने में कई सेंचुरीज लग जाती है, ठीक है। बट इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस, रिजल्टिंग इन एरिड पैच ऑफ लैंड। तो क्या बोला यहाँ पे, जो ये टॉप सॉइल है इसको बनने में तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सेंचुरीज लग जाती है। बट ह्यूमन अपनी जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से टॉप सॉइल को बहुत जल्दी से नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब ये बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगी। कैसे हो सकती है, अगर ओवर कल्टीवेशन हो जाए, एक ही जमीन पे बार बार खेती की जाए, बार बार खेती की जाए, ठीक है। और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग करी जाए। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग का मतलब है जो क्या बोलते हैं उसे, पशु होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी, इनको छोड़ दिया जाए यहाँ पे जमीन पे, तो ये क्या करेगी, बहुत ज्यादा घास खा जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। फिर डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को बहुत ज्यादा काटना, और पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये खेत है, इस खेत में पानी लगाना है किसी को, ठीक है, तो पानी आएगा यहाँ से। अब पानी जो है ना वो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये टॉप फर्टाइल सॉइल है ना, ये पानी के साथ आगे बह जाएगी। समझ रहे हो ना, पानी अपने साथ इस टॉप फर्टाइल सॉइल को आगे लेके चले जाएगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, एरिड पैचेस ऑफ लैंड बन जाएंगे। एरिड मतलब सूखा एरिया, ठीक है ना, समझ रहे हो। जैसे कि कोई खेत था पहले, ठीक है, फर्टाइल सॉइल थी, यहाँ पे ऐसे पैचेस बन जाएंगे जिनमें क्या होगा, अब खेती नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पे सॉइल इरोजन हो गया। When large barren patches extend and meet over time, a desert is created. अब धीरे धीरे जब ये पैचेस बड़े होंगे, ये आपस में मिलेंगे, तो एक पूरा बड़ा एरिया बन जाएगा जिसमें खेती नहीं हो सकती और फिर उसमें डेजर्ट बनना शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनली इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट डेजर्टिफिकेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज, है ना। डेजर्टिफिकेशन जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन, मतलब शहर बनने की वजह से, बहुत सारे शहर क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो खेत हैं और या जो फर्टाइल सॉइल्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी की। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी का जमा हो जाना, और सॉइल सैलिनिटी का मतलब होता है कि सॉइल में नमक का जो अमाउंट है वो बढ़ जाना, साल्ट का अमाउंट बढ़ जाना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट को नुकसान होता है। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। आप समझो ना, ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल में क्या होगा, पानी ऑब्वियसली चाहिए, खेतों में पानी चाहिए ही होता है, बट लेकिन पानी का ड्रेनेज का प्रॉपर सुविधा नहीं है। पानी आ तो गया बट वो निकलने के लिए उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी जमा होना शुरू हो जाएगा खेतों में, ठीक है। और इसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। बिसाइड्स अफेक्टिंग द क्रॉप, देखो जो वाटर लॉगिंग है वो क्रॉप को तो अफेक्ट करता ही है। वाटर लॉगिंग ड्रॉज सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। अब ये समझते हैं,
पानी आया पर पानी को निकलने के लिए ठीक से जगह नहीं है, तो पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इस पानी में जो सैलिनिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, साल्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसको सैलिनिटी बोलते हैं। ठीक है, और सॉल्ट का जो अमाउंट है वो जो सॉइल का सरफेस है उस पर काफी ज्यादा हो जाएगा। द सॉल्ट देन इज डिपोजिटेड एज अ थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस। तो लैंड सरफेस पे एक पतली लेयर की फॉर्म में जो है सॉल्ट डिपोजिट हो जाएगा और स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट ऑफ द प्लांट, और प्लांट की रूट्स में भी जमा होना शुरू हो जाएगा। दिस इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट इज इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू एग्रीकल्चर। ठीक है, water logging and soil salinity are some of the problems that has come in wake of green revolution। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। तो जो वाटर लॉगिंग है या जो सॉइल सैलिनिटी है, ये क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती है। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड वन। पहले बहुत सारे जंगल थे, अब उन जंगलों को काट के क्या बना दिए, नॉन फॉरेस्टेड एरियाज बना दिए। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द फॉरेस्ट हैज बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स। तो जो ट्रॉपिक एरियाज होते हैं वहां पे 40% जो फॉरेस्ट हैं वो लॉस हो चुके हैं, कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। बट टेम्परेट रीजन में सिर्फ 1% ही लॉस हुआ है। तो ज्यादा नुकसान कहाँ पे हो रहा है, ट्रॉपिक में। ठीक है, ये टॉपिक और टेम्परेट आपने पढ़ा भी होगा। अर्थ का जब आप ऐसे अर्थ को ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक जो होते हैं वो ये वाले एरियाज होते हैं। ठीक है, टेम्परेट कौन से होते हैं, जो ये साइड के होते हैं, इधर जनरली जो पोलर की तरफ के होते हैं वो होते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज पर्टिकुलरली ग्रिम इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो डेजर्टिफिकेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में क्या था, फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% ऑफ द लैंड ऑफ द इंडिया। इंडिया का जो 30% लैंड है वो फॉरेस्ट था। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इट shrunk to 21.54%, कम हो चुका है। वेयर एज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 में आई थी, उसने क्या बोला था, ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर्स फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स। ये रिकमेंडेड है, मतलब इतने फॉरेस्ट तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो प्लेन्स पे कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, और हिल्स में 67% होना चाहिए फॉरेस्ट। हाउ डज डेजर्टिफिकेशन अगर, क्यों होता है डेजर्टिफिकेशन, अ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू इट। तो यहाँ पे भी ह्यूमन की एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दिया जाता है एग्रीकल्चर लैंड में, वो इसलिए सो एज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके लिए अनाज कहाँ से आएगा, उसके लिए जो खाने के लिए है वो कहाँ से आएगा, इसलिए फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम है। ट्रीज आर एक्स्ड फॉर टिम्बर। एक्स फॉर टिम्बर मतलब ट्रीज को कट कर दिया जाता है टिम्बर के लिए। अब टिम्बर क्या होती है, ऐसी वुड होती है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, फर्नीचर्स बनाने में यूज होती है, फिर फायरवुड के लिए यूज करते हैं, फिर कैटल रेंचिंग के लिए। कैटल रेंचिंग का मतलब क्या होता है कि जंगल था, ठीक है, जैसे ये जंगल था, ठीक है, ये जंगल को काट दिया, अब इसकी जगह पे क्या कर दिया, एक बड़ा सा ऐसे लैंड जो है उसमें कैटल्स को पालना शुरू, मतलब पशुपालन करना शुरू कर दिया गया। ठीक है ना, एक जंगल था, उस जंगल को काट के सफाई सफाई करी, अब उस लैंड पे क्या किन को रखा जा रहा है, पशु या कैटल्स को रखा जा रहा है। ठीक है, एंड फॉर सेवरल अदर पर्पस। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉमनली कॉल्ड जूम कल्टीवेशन। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, जूम कल्टीवेशन बोला जाता है, और ये कहाँ पे होता था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में। हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन। इसको समझते हैं। इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर द फार्मर्स कट डाउन द फॉरेस्ट, कट डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट रिमेन। जैसे जंगल है, ठीक है, इस जंगल को काटा, फिर जो कुछ भी लकड़ी पत्ते या जो कुछ भी मिला उसको जला दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जलने के बाद जो ऐश बचेगी, द ऐश इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, और इस ऐश को यूज किया कैसे, फर्टिलाइजर की तरह। एंड द लैंड इज देन यूज्ड फॉर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग। और फिर उस लैंड को किस तरीके से यूज करा जाने लगा, खेती के लिए। समझ रहे हो ना क्या हुआ इसमें, सबसे पहले जंगल था उसको काट दिया, काटने के बाद जो कुछ भी मिला उसको जला दिया, जलाने के बाद जो राख बची उस राख को ही फर्टिलाइजर की तरह वहां पे यूज किया, और फिर वहां पे खेती करना शुरू कर दिया।
या कैटल ग्रेजिंग के लिए भी रखना शुरू कर दिया। आफ्टर कल्टीवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स सो एज टू अलाउ इट्स रिकवरी। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, कई सालों तक इस एरिया को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्यों? ताकि जो यहाँ पे न्यूट्रिशन का लॉस हुआ है, ठीक है, वो दोबारा आ जाए, न्यूट्रिशन दोबारा रिकवर हो जाए। क्लियर है? ठीक है। द फार्मर देन मूव ऑन टू अदर एरियाज एंड रिपीट दिस प्रोसेस। तो ऐसा वो दूसरे एरियाज में भी करते थे। इन अर्ली डेज व्हेन जूम कल्टीवेशन वाज इन प्रिवलेंस, इनफ टाइम गैप वाज गिवन सो दैट लैंड रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो जब जूम कल्टीवेशन किया जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है ना, काफी टाइम गैप दे दिया जाता है। टाइम गैप देने से फायदा क्या होता है कि जो लैंड की न्यूट्रिशन की जो क्वालिटी है वो दोबारा रिकवर हो जाती है। क्योंकि किसी भी खेत में जब एक बार खेती होती है ना, तो खेती होने के बाद क्या होता है, प्लांट ने तो न्यूट्रिशन ले लिया। इसको समझते हैं, ये खेत है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपने कोई अनाज उगाया, तो अब ये जो अनाज उग रहा है इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ये सॉइल से लेगा न्यूट्रिशन। अब इसने सॉइल से न्यूट्रिशन ले लिया और हमने इस अनाज को जो है काट दिया, मतलब अपने लिए यूज कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, जमीन में तो न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो इस न्यूट्रिशन को फिर से रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है, जो लैंड है ना उसमें एक टाइम तक खेती नहीं करी जाती, जिससे यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो दोबारा से आ जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, और फिर खेती करी जाती है बाद में जाके, काफी टाइम बाद, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, विद इंक्रीज पॉपुलेशन एंड रिपीटेड कल्टिवेशन दिस recovery phase is done away with resulting in deforestation। ये जो टाइम गैप दिया जाता था ना, जहाँ पे कि जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको रिकवर करने के लिए गैप दिया जाता था, वो गैप अब कम हो गया, रिकवरी फेज जो है कम हो गया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक बार खेती करी, अब ज्यादा टाइम तक रुक नहीं सकते क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो उसको खाना चाहिए, तो कुछ टाइम बाद ही फिर से खेती कर दी जाती थी, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो एकदम खत्म होना शुरू हो गई। क्लियर? ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हुई। अब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, के नुकसान क्या होंगे? वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इज एनहांस्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ट्रीज हैज could hold a lot of carbon in their biomass are lost with deforestation। तो जैसे ये पेड़ हैं, ठीक है, इन पेड़ों में क्या है, जो भी बायोमास है इनके अंदर, उसमें कार्बन काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। बट जब ये पेड़ कट जाएंगे तो इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो गया। इसकी वजह से ये जो कार्बन है ना, ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक और चीज, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। बट यहाँ पे अब पेड़ों की कमी होना शुरू हो गई, तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर से जो CO2 है वो नहीं ले पा रहे हैं प्लांट, क्योंकि प्लांट है ही नहीं, तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। डिस्टर्ब्ड हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो बारिश कराती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉजेज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन हो जाएगा, मतलब जो टॉप फर्टाइल सॉइल है, हम पहले भी बात करी थी इसकी, जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा? जनरली जो प्लांट होता है वो अपनी रूट की मदद से सॉइल को पकड़ के रखता है, तो सॉइल आगे नहीं जा पाती। अब तो प्लांट ही नहीं रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाएगी, जिसको सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। एंड मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन इन एक्सट्रीम केसेस, और इसमें क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। Reforestation is the process of restoring a forest that once existed but was removed at some point of time in the past। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो जंगल पहले कभी रहा होगा उसको दोबारा फिर से रिस्टोर करना, वहां पे दोबारा जंगल को बनाना। रिफॉरेस्टेशन में अकर नेचुरली इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया। तो जो पहले, सिंपल सी बात है ना, ये जंगल था पहले, जंगल को काट दिया तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, अब वहां पे फिर से प्लांट उगेंगे तो उसको रिफॉरेस्टेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये जनरली नेचुरली भी होता है। However, we can speed it up by planting trees with due consideration
टू बायोडाइवर्सिटी दैट अर्ली एग्जिस्ट इन दैट एरिया। हम ये जो रिफॉरेस्टेशन की स्पीड है ना, इसको बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? खुद से हम प्लांट को यहाँ पे उगा के, ताकि जो वहां की बायोडाइवर्सिटी है वो दोबारा आ सके जैसी पहले थी। ठीक है, चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी खत्म करते हैं। केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो लोग हैं उन्होंने ना अपना पार्टिसिपेशन दिया था जंगल को बचाने के लिए। ठीक है, काफी अमेजिंग यहाँ पे हम स्टोरीज देखेंगे। पीपल पार्टिसिपेट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जो लोग हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे जंगल को बचाने के लिए। In 1731, the king of Jodhpur in Rajasthan asked one of his ministers to arrange wood for construction a new palace. तो जो जोधपुर के राजा थे उन्होंने क्या बोला अपने मिनिस्टर को कि हमें लकड़ी चाहिए एक नए पैलेस को बनाने के लिए। The minister and workers went to a forest. वो फॉरेस्ट में गए लकड़ी लेने के लिए। Near a village inhabited by the Bishnois. तो यहाँ पे बिश्नोइज लोग रहते थे। To cut down trees. ठीक है। The Bishnoi community is known for its peaceful coexistence with nature. तो जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो नेचर के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रहती है। The effort to cut down trees by the kings was thwarted by the Bishnois. तो जो बिश्नोइज लोग थे उन्होंने क्या किया, किंग का जो ऑर्डर था कि पेड़ों को काटना है उसका विरोध किया। A Bishnoi woman, Amrita Devi, showed exemplary courage by hugging a tree and daring king's man to cut her first before cutting the tree. तो जो बिश्नोई वुमेन थी जिनका नाम था अमृता देवी, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो राजा के जो लोग थे उनको बोला कि आप पहले मुझे कट करिए उसके बाद पेड़ को कट करिए। उन्होंने क्या किया था, पेड़ों को गले लगा लिया था। ठीक है ना, और फिर जो वहां पे पेड़ को काटने आए थे उनको बोला था आप पहले मुझे काटिए तब पेड़ को काटिए। तो देखो कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी हिम्मत है कि पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करी इन्होंने। तो बहुत ग्रेट भाई, बहुत ग्रेट इन्होंने काम किया था। द ट्री मैटर्स मच मोर टू हर देन हर ओन लाइफ। तो वो देखो अपनी लाइफ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी जितना कि पेड़ों को दे रही थी। सैडली द किंग्स मैन डिड नॉट हीड टू हर प्लीज एंड कट डाउन द ट्री अलॉन्ग विद द अमृता बिश्नोई। पर जो किंग्स के लोग थे उन्होंने क्या किया, अमृता देवी को पेड़ों के साथ जो है कट कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा सैडली था, बहुत गलत हुआ ये, है ना। हर 3 daughters एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर बिश्नोइज फॉलोज हर। उसके बाद उनकी जो 3 daughters थी और जो अदर हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोइज थे उन्होंने भी अमृता देवी को फॉलो किया एंड दस लॉस्ट देयर लाइफ सेविंग ट्रीज। इन्होंने भी अपनी लाइफ को लॉस किया ट्री को सेव करने के लिए। देखो ये ना, सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। अपनी लाइफ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जितना कि पेड़ों की लाइफ को इंपॉर्टेंस दी। तो ये एग्जाम्पल ऐसे मिलते नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है ये। लिखा भी है, नो वेयर इन हिस्ट्री डू वी फाइंड अ कमिटमेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड व्हेन ह्यूमन बीइंग सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, है ना। The Government of India has recently instituted the Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award for individuals or communities from rural areas that has shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक अवार्ड रखा है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, जो कि ऐसे लोगों को दिया जाता है रूरल एरियाज के जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यू मे हैव हर्ड ऑफ चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालय। तो ये तो हमारे यहाँ की बात है, उत्तराखंड की। ये चिपको आंदोलन हुआ था इन 1974। लोकल वुमेन शोड enormous bravery in protecting tree from the acts of contractor by hugging them। तो यहाँ की भी जो वुमेन थी इन्होंने क्या किया था, ट्री को हग कर लिया था, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव acclaimed the चिपको मूवमेंट। तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था चिपको आंदोलन। Realizing the significance of participation by local community, the Government of India in 1980s has introduced the concept of Joint Forest Management JFM so as to work closely with the local community for protecting and managing forest। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कंसेप्ट लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है ना वो लोकल कम्युनिटी के साथ मिल के पेड़ों को बचा रही है। ठीक है, मतलब पेड़ों की देखभाल कर रही है।
या फॉरेस्ट की देखभाल कर रही है, इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस टू द फॉरेस्ट द कम्युनिटी गेट बेनिफिट्स ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब देखो, जो वहाँ के लोग हैं वो पेड़ों को बचा रहे हैं, तो उसके बदले पेड़ों से इन कम्युनिटीज को क्या मिल रहा है? फ्रूट्स, गम, रबर, मेडिसिन, एंड दस द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो इस तरीके से हम जो है फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसीईआरटी का ज्ञान। एंड एक सजेशन चाहिए था मुझे, क्या ऐसा करें कि जो शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं ना, शॉर्ट्स वीडियोस, उसमें मैं शॉर्ट कंसेप्ट आपको बताऊं तो कैसा रहेगा? बस एक सजेशन, मतलब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर शॉर्ट वीडियोस बनाएं जिसमें जो शॉर्ट कंसेप्ट होते हैं ना वो बता दिए जाए, 10-10 सेकंड की वीडियोस रहेंगी, तो कैसा रहेगा? प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताएं। एंड बाय बाय।